देखिए, आपने देखा होगा, मुझे कोई जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक बात है, वो ये घोटाला कैसे हो गया? घोटाला इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, देखिए इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। जब 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मान लिया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। 5 जनवरी 2022 को 6,800 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची भी जारी कर दी गई। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं आसमान से टपकी हुई सूची थी। अगर घोटाला हुआ है तो किसी अधिकारी का नाम तो सामने आना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी टेबल पे लिस्ट नहीं बनाई ना। अब तो जिन आप लोगों आईएएस ने आईपीएस नाम लेके कह जो दिया है पीछे कि सब ये अधिकारियों ने बनाई। अधिकारी हटाए जाएं, ये सचिव हटाए जाएं। आप लोगों ने नाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भी क्यों लूं जब आप नहीं ले रहे ऑन एयर। आपने नहीं, बाकायदा नाम लिए मैं हैं। इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसी विभाग में नौकरी करनी है। कल मुझे परेशान किया जाएगा, मुझे जानबूझ के ये लोग परेशान करेंगे, मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूं। आज मेरी नौकरी लग जाए, नहीं लगेगी ना, मैं खुल के नाम ले लूंगा टीवी पे बैठ के। मैं बता रहा हूं, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई थी, जानबूझ के उसमें गड़बड़ी की गई। आप सोचिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिस बात पे मुहर लगाई, 29 अप्रैल 2021 वो डेट थी। मैं तो कह रहा हूं। हम लोग ज्ञापन देते रह गए। हम लोग लगातार ज्ञापन देते, अधिकारियों से कहा कि इस गलती को सुधार लीजिए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री से कहा कि इस गलती को सुधार लीजिए। क्यों नहीं सुना गया, क्यों अनसुना किया गया? उसके बाद 23 दिसंबर 2021 को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, 5 कालिदास मार्ग उनके आवास पे 1 घंटे मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पर्सनली मुख्यमंत्री जी से इस बात को बोला था। उन्होंने कहा कि और क्या चाहते हो, नियुक्ति तो हम दे देंगे। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस अधिकारी की वजह से हम 4 साल 3 साल लगातार सड़कों पर धूल खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उस अधिकारी का नाम देश के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव बिल्कुल सर पे है, अभी ये नया मुद्दा बन जाएगा, पहले आप लोग नौकरी ले लो, उसके बाद हम खुद तय करेंगे कि कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है इस घोटाले का, इस गड़बड़ी का कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आरक्षण विसंगति नाम दे दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना, चोरी को आप पंडित दीनदयाल योजना नहीं कह सकते, चोरी चोरी निकल के आएगी। उसको आप कोई राम मनोहर लोहिया का योजना का नाम नहीं दे सकते। अगर चोरी हुई है तो उसको चोरी कहेंगे, चोर चाहे जितना बड़ा ऊंचे पद का हो, वो चोरी चोरी मानी जाएगी। अगर आरक्षण में गड़बड़ी हुई है तो आप उसको घोटाला नहीं मानते, क्या मानते? हरियाणा में घोटाला होता है, वहां का मुख्यमंत्री जेल जाता है, वो घोटाला है। और उत्तर प्रदेश का जो घोटाला है वो घोटाला नहीं है, ये भी नहीं, घोटाला है। उसमें तो और सुनिए, नहीं नहीं, ये गलत बात है। इतिहास आप समय समय विजय सबका जी, ये हिसाब गलत। करेगा। उसमें पैसे का लेन देन साबित हुआ है, उसमें पूरी लिस्ट अब मैं अलग आपसे कह रहा बनाई हूं, आप गई है। इंतजार कर लीजिए, इसमें भी पैसों का घोटाला हुआ है, इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे पैसे लेके नियुक्तियां की गई हैं। और समय का इंतजार करिए, वो मामला भी बाहर निकल के आएगा, डॉक्टर इसमें पैसे लेके अभी डॉक्टर हाल सुनील फिलहाल कौशिक, 15 दिन 20 दिन पहले नियुक्तियां हुई हैं। ये बड़ा आरोप विजय यादव अब आगे बढ़ के लगाने जा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगाने जा क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें भी वही घोटाला है, बस इसमें डायरेक्ट ना मुख्यमंत्री ने लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ अधिकारियों के कॉकस ने ये खेल खेला था। देखें, विजय यादव जी कह रहे हैं तो उनकी बात में सत्यता होगी, लेकिन नहीं, हम वो तो लोग मीडिया में हैं, तारीख के अभी तक साथ ऐसा बता रहे हैं, वो तारीख के ऐसा साथ बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई है, उसमें उन्होंने खुद कहा है। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं पैनल पे डालता हूं जो झूठ साबित हो। नहीं, मैं ये नहीं कहता चौहान साहब, उस मुख्यमंत्री और विजय यादव के बीच क्या बात हुई है विजय यादव जी ने बता दिया। लेकिन जो घोटाले के जो आरोप विजय यादव जी ने लगाए, वो 2018 के बाद ऐसा कोई आरोप न मीडिया के बीच आया, पैसे लेकर के इसमें नियुक्तियां हुई हैं, अभी तक भी और नहीं न है। माननीय उच्चतम हाई कोर्ट में ये रखा गया। केवल और केवल ये आरोप लगाए गए हैं कि आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए उन अभ्यर्थियों को, कहीं न कहीं वहां घोटाला हुआ है। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि निश्चित तौर से हुआ है, लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पैसे लेकर के ये बड़ी नियुक्तियां की गई। तो 19,000 के आसपास ये भर्ती वापस होंगे, तो ये मैं कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगे तो वहां इतनी बड़ी नियुक्तियां नहीं हुई, और लालू प्रसाद यादव पे जो रेलवे विभाग में हुई वो बाकायदा सारा चीजें, आपका प्लॉट प्लॉट कहाँ लिए, मकान कहाँ लिए, फ्लैट कहाँ लिए, सारी चीजें वहां निकल करके आई हैं। तो निश्चित तौर से जो भी चीजें हैं दोनों पक्षों की, देखो हाई कोर्ट से मामला माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है, और माननीय उच्चतम न्यायालय दोनों पक्षों की सुनेगा। सरकार को भी मुझे लगता है कि वहां बुलाया जाएगा, सरकार का भी पक्ष जाना जाएगा, सरकार की क्या सहमति है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ निश्चित तौर से कि, और जो शुक्ला जी ने भी ये कहा, तो 19,000 बच्चों को नौकरी से बाहर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 4 साल सबसे अहम मुद्दा ये आएगा वहां पर, और वो माननीय उच्चतम न्यायालय भी मानेगा कि मगर जिन उच्चतम लोगों न्यायालय, एक मिनट छोटा कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा है। अगर 19,000 जो चयनित नौकरी 4 साल से कर रहे हैं,
तो फिर विजय यादव की क्या गलती है जो 4 साल से नौकरी नहीं पाए? वहां पे मानवीय मसला नहीं आएगा? नहीं नहीं, विजय यादव की भी कोई गलती नहीं है और गलती रवि पांडे की भी नहीं है। बिल्कुल। रवि पांडे वहां नौकरी मांगने नहीं गए थे कि मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में रवि पांडे ने भाग लिया, उसी प्रक्रिया में विजय यादव ने भाग लिया। लेकिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं, मैं कहता हूं उनके नाम ओपन होकर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वही तो बात कि विजय भविष्य यादव में तभी ऐसा ना कह हो। रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला है। ये अब सिरे से सिरा खुलेगा सुनील शुक्ला जी, जब ये तय किया जाए। वो वाकई में विजय यादव जी ने महत्वपूर्ण बात कही कि अब इसमें अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा किया, यहाँ पे किसी अधिकारी का नाम लेके क्या फायदा, मगर ये लोग जब अपने धरने पे जा रहे हैं तो बाकायदा नाम सूची दे रहे हैं ज्ञापन में कि इन अधिकारियों से लिस्ट ना बनवाई जाए। नहीं, केवल पुष्कर जी, आप अधिकारियों का नाम लेकर के इसको नहीं टाल सकते, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। 4 साल तक मामला लटका रहा, ये बच्चे आंदोलन करते रहे, केवल 2-4-10 अधिकारियों के बूते ये चीजें चलती रही। सरकार में बैठे हुए लोगों को बात नहीं समझ में आ रही थी क्या हो रहा है। ये सामान्य सी बात है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो उसमें आरक्षण की स्थिति क्या है? यानी कि जो जो आपको बताया जा रहा था आप उससे सहमत थे। अगर आपकी उसमें सहमति थी तो फिर आप क्यों दोषी नहीं है? यह केवल आप प्रशासनिक अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारी तो जिम्मेदार ही हैं, लेकिन सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से समाज का हित अनहित देखना यह प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। गवर्नेंस सरकार के पास होती है, उसके फैसलों को लागू करने का जिम्मेदारी होती है प्रशासन के पास। सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है? मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जिम्मेदार है? सवाल इस बात का है ना कि आपको इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि यह सरकार से गलती हुई है, और इस गलती का खामियाजा यह है कि सरकार को जितने बच्चे हैं जो चयनित हैं और नियमानुसार जिनका चयन होना चाहिए, आप सबको सेवा का अवसर दें। जो आप किसी को आपने कृपा पात्र होकर के तो आपने नियुक्ति दी नहीं है, वह चयन की प्रक्रिया में शामिल हुए। ये अलग का सवाल है कि उस चयन प्रक्रिया में उनको उनके जो आवेदन थे वो स्वीकार किए जाने थे कि नहीं स्वीकार किए जाने चाहिए थे, या आपका विवेक था, आप उनको अलग कर सकते थे। लेकिन उस चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अपनी योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी चयनित हुआ है, हो सकता है कि उसमें नियमों की अवहेलना हुई हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हैं ये विद्यार्थी की आरक्षण की अवहेलना हुई हो, बिल्कुल ये संभव है। लेकिन अगर आपने चयनित कर लिया है और वह योग्य, अगर उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो गलत हैं, उन्होंने कुछ झूठे तथ्य आपके सामने रखे हैं, वो बैकडोर एंट्री उनकी हुई है, जो उनके अभिलेख हैं वो तथ्यपरक नहीं है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस बिना पर कि आपने जो पैमाना था, जो आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हो पाई, उस आधार पे चयनित हो गए, तो ये तर्क तो नहीं बनते चलता। ये तो हो सकता है कानून सही हो सकता है कि नियमानुसार सही हो, लेकिन जनहित नहीं हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कानून के तरीके से सही देख सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि 4 साल 5 साल पढ़ाने के बाद आप अयोग्य लोगों को मत रखिए। आप ऐसे किसी व्यक्ति को सेवा का मौका न दीजिए जो अयोग्य है, इसके पास योग्यता नहीं है। लेकिन हित दोनों के सुरक्षित होने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सरकार दोनों के हित सुरक्षित नहीं रख सकती। सरकार इस बात के लिए सक्षम होती है कि वह कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाले, और इसके पास है तरीके कि आप ऐसा नहीं कि शिक्षकों के पद खाली नहीं है, ऐसा है नहीं कि राज्य में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। अरे शिक्षकों से क्या क्या नहीं करवाते हैं, शिक्षकों से जनगणना करवाते हैं, शिक्षकों से हर काम करवाते हैं। अरे ऐसा नहीं पुष्कर जी, अभी नया स्थिति ये हुई कि जो सिपाही भर्ती का परीक्षा हो रही थी उसमें निजुलेशन का काम प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी टीचर्स कर रहे थे, स्कूल छोड़ करके उनको निजुलेशन कराया जा रहा था। मगर इतना क्रेडिट दे दीजिए, कम से कम ये जो 60,214 9 दिन प्रक्रिया लंबी चली, इसमें कम से कम ये नहीं रहा कि कोई पेपर लीक का मसला आया बहुत दिनों बाद। अब यह निष्कर्ष भी थोड़े दिन बाद आप निकालिए, जब तक कोई नया तथ्य नहीं आ जाता। ईश्वर करे कि कोई इस तरह की स्थिति न बनी हो। इन बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ। हालात ये है कि न हुआ हो, सरकार अपने इस अभियान में सफल हो गई हो, बेहतर तरीके से परीक्षा करा लिया गया हो योग्यता के आधार पर, और समर्थ योग्य छात्रों का चयन हो जाए, ये बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल रवि पांडे से ले लेते हैं। रवि जी, आप
चयनित वाले में हैं और आपने छोटी, मैं दोबारा सबसे लास्ट में इस बार इसलिए आपके पास आया कि आपकी तो सिर्फ एक यही मांग है ना कि हमको भी सुना जाए और हमारे साथ गलत ना किया जाए, क्योंकि हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमने ना कोई गलत प्रमाण पत्र दिए, ना गलत तरीके से नौकरी पाई है। इतना ही तो मसला है आपका। आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि विजय यादव जी ने गलत तरीके से ये अपनी सूची दिखा रहे हैं या गलत तरीके से ये आरक्षण मांग रहे हैं। नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपने जैसे एक मुद्दा बोला है दोहरा आरक्षण की बात, मैं उस पर 2 मिनट के लिए बस अपनी बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जैसा विजय भाई कह रहे थे कि दोहरा आरक्षण जो है वो नियमावली के तहत हमने लिया है और वो चीजें नियम संगत हैं और वो चीजें वर्णित हैं, उसके हिसाब से हमको आरक्षण मिला है। तो सर इसमें सबसे जो डबल बेंच ने, माननीय एकल पीठ ने माना था कि ये दोहरा आरक्षण है और माननीय द्वय पीठ ने ये माना है कि ये डबल आरक्षण नहीं है, ये छूट है, रिलैक्सेशन है। सर बिल्कुल सर, 2 बातें हैं। एक में एकल पीठ में मान लीजिए सर एक न्यायाधीश बैठते हैं, 2 में 2 बैठते हैं, तो दोनों का आपस में जो भी निर्णय आया हो वो सबके सामने है कि वो आरक्षण नहीं, वो छूट है। लेकिन सर अगर इस प्रक्रिया में आप बात कर रहे हैं तो वो उस छूट को, जिसको आप 69,000 शिक्षक भर्ती में लेके चल रहे हैं, उसका 60% सर वेटेज चयन का आधार ही वही है। दूसरी बात सर, 69,000 की जो लिस्ट निकली है 67,867 जो लिस्ट निकली हुई है, उसमें सर प्रदेश लेवल पे वो लिस्ट निकल गई है। अगर वही लिस्ट जिलेवार निकली होती तो शायद ये विसंगतियां सामने ना आती। सर मतलब आप अभी भी मान रहे हैं कि जी सर, जो डबल आरक्षण की बात है, सिंगल बेंच ने माना है कि दोहरा आरक्षण लाभ मिला है और डबल बेंच ने माना है कि वो रिलैक्सेशन है, वो डबल आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। जो विजय यादव ने बहुत सिंपल या सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि हमको वो पहले ये मेरिट मतलब फायदा मिलता है कि आप इसके अर्हता में आते हैं, आप ये इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम परीक्षा दी उसमें जो नंबर आए तो उसमें हमें आरक्षण लागू होगा। यही कहना है आपका ना? अगर 30 सेकंड मुझे दे दे तो मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं। मैं आ रहा हूं, एक लोग, मैं कोई यहाँ मैं बहस करवाने के लिए नहीं, मैं भी और जो दर्शक हैं या आप लोग हैं समझ सके। रवि जी ठीक है ना बात? ये तो आपको पता होगा, उसके लिए तो कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोर्ट बताए कि ये रिलैक्सेशन है, या आपको लगता था कि डबल आरक्षण लिया है, रिलैक्सेशन नहीं है? बिल्कुल सर। अब आप विजय जी बोलिए। उनका कहना है कि आप लोग डबल आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक चयन प्रक्रिया की बात है, ये रवि पांडे भाई भी हमारे बहुत अच्छे से जानते हैं कि चयन प्रक्रिया हमारी शुरू कहां से होती है। मैं आपको एक उदाहरण, एकदम सीधा सा उदाहरण, सरल उदाहरण बताता हूं, आप पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे होती है। मान लीजिए मुझे आपके स्टूडियो पहुंचना है और रवि भाई को भी पहुंचना है। रवि भाई सक्षम थे, इनके पास साइकिल थी, उन्होंने साइकिल उठाया और आपके स्टूडियो पहुंच गए। हमारी सरकार ने कहा कि भाई देखो, आप गरीब परिवार से हैं, पिछड़े और दलित समुदाय से आते हैं, आपको अभी साइकिल आपके पास नहीं है, हम आपको इतना छूट देते हैं कि आप 5 मिनट लेट भी अगर रवि भाई से पहुंचेंगे तब भी आपके स्टूडियो में एंट्री हो जाएगी। ये होता है रिलैक्सेशन। और इसी रिलैक्सेशन को कोर्ट ने भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल का 10%, इंटर, जो भी हमारे रवि भाई कह रहे थे 60% मेजर पार्ट, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिसको आप 60% मेजर पार्ट कह रहे हो, यानी आप 40% को आप इग्नोर करना चाहते हो कि हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और ट्रेनिंग का 10%, आप इसको मानते हो कि 40% को नहीं गिना जाना चाहिए।